हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। बच्चे, आपको 2 मार्क्स का इस टॉपिक से मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपको इसको थॉरो करना है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जानना है कि विटामिन्स होते क्या हैं। तो द टर्म विटामिन वाज कॉइन्ड फ्रॉम द वर्ड वाइटल प्लस अमीन। ठीक है, ये जो हमारा, अगर हम बात करें तो ये जो हमारा टर्म कॉइन किया गया है, ये वाइटल प्लस अमीन से मिलकर बना हुआ है। सिंस द अर्लियर आइडेंटिफाई कंपाउंड हैड अमीनो ग्रुप, जो सबसे पहले जो हमारे कंपाउंड आइडेंटिफाई किए गए थे उसमें अमीनो ग्रुप्स थे, तो इसीलिए वाइटल अमीन बोलते थे इनको। लेटर वर्क शोड दैट मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट कंटेन अमीनो ग्रुप, सो लेटर ई वाज ड्रॉप्ड। तो इसीलिए ई को आपका हटा दिया गया है वर्ड को, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें अमीन है, इसीलिए हटा के इसका नाम कर दिया गया वाइटामिन। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम सिंपली देखेंगे कि दे आर generally regarded as organic compounds required in the diet in small amounts to perform specific biological functions for normal maintenance of optimum growth and health of the organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए पहली चीज ध्यान देनी है कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये हमें लार्ज अमाउंट में नहीं चाहिए होते। तो वाइटामिन आपको ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें डाइट में स्मॉल अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होते हैं हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, राइट। हमारी हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वाइटामिन। वाइटामिन आर डेजिग्नेटेड बाय अल्फाबेट्स A, B, C, D, etc. Some of them are further named by subgroup B1, B2, B6, B12, etc. ठीक है, तो एक्सेस ऑफ विटामिन इज ऑल्सो हार्मफुल एंड विटामिन पिल शुड नॉट बी टेकन विदाउट द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। ये बात ध्यान देने की है, ये नहीं कि विटामिन इंपॉर्टेंट है तो आप एक्सेस ऑफ विटामिन ले सकते हैं। नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन हाई अमाउंट, इट इज रिक्वायर्ड इन ओनली इन स्मॉल अमाउंट, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। तो जो हमारे विटामिन होते हैं इनको हम इनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में। एक होती है फैट सॉल्युबल, दूसरी होती है वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं बच्चे? विटामिन दैट आर सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल। सिंपल सी बात है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है। तो जो कि वाटर में ना सॉल्युबल होकर फैट में सॉल्युबल होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। इसके 4 एग्जाम्पल आपको ये याद रखने हैं। सिंपल, विटामिन ए, डी, ई, के। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन, राइट। नाउ वाटर सॉल्युबल, तो जो हमारे वाटर में सॉल्युबल होंगे, फैट में सॉल्युबल नहीं होंगे, वो हमारी कैटेगरी होती है ये। और इसमें हमारे बी ग्रुप विटामिन आते हैं और विटामिन सी आता है। ठीक है, तो बी और सी जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल। 99% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, वो आपको कंफ्यूज करेंगे कौन सा वाटर सॉल्युबल है कौन सा फैट सॉल्युबल है। तो बच्चे आपने वाटर सॉल्युबल याद कर लेना है, बी सी होता है, और ए डी ई के सारे आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। अब इसमें जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, 1 नंबर में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ये हमें डाइट से लेना पड़ता है। दे आर रीडली एक्सक्रीटेड इन द यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड एक्सेप्ट विटामिन B12। इस बात को ध्यान रखना कि वैसे हमारे ये बॉडी में स्टोर नहीं होते, ये एक्सक्रीट हो जाते हैं, लेकिन हमारा विटामिन B12 होता है वो ही खाली जो होता है वो हमारा रहता है, मतलब उसको छोड़ के बाकी सारे हमारे वाटर सॉल्युबल हैं तो ये एक्सक्रीट हो जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। लेट अस मूव हेड। तो अब इस केस में बच्चे ये चार्ट आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये सिंपल एक टेबल दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा तो श्योरली यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इस केस में आपने इसमें देखो अभी तक ये जो टॉपिक है ये थोड़े से अनटच्ड है। जैसे इन्होंने विटामिन B1 के नाम को नहीं पूछा है, आगे आ सकता है। राइबोफ्लेविन B2 का नाम होता है, पायरिडॉक्सिन B6 का नाम होता है। ये सारे तीनों नाम आपको क्लियर होने चाहिए। अभी लेटेस्ट पेपर में इन्होंने एस्कॉर्बिक एसिड पूछा था, ये आ जाता है। विटामिन ए से हमारी कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है ये आपको अच्छे से करना है। ठीक है, इसको टेबल को बहुत अच्छे से करना है कि विटामिन ए से जीरोप्थेल्मिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया या नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसमें आपका बेरी बेरी होता है विटामिन B1 से, किलोसिस होता है विटामिन B2 से, विटामिन B6 से कन्वर्जन होते हैं। विटामिन B12 क्या करता है? परनीसियस एनीमिया, खून की काफी कमी हो जाती है। विटामिन सी हमारा स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स होता है। विटामिन डी हमारा रिकेट्स डिजीज करता है, रिकेट्स होता है बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया होता है एडल्ट्स में। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड विटामिन ई जो होता है उससे आरबीसी फ्रेजाइल हो जाती है, और विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो बच्चे बिल्कुल अच्छे से टेबल आपको करनी है। 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ईदर फ्रॉम द क्लासिफिकेशन और फ्रॉम दिस टेबल। तो ये चीज आपको बिल्कुल थॉरो कर लेनी है अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए। लेट अस मूव अहेड। तो अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड।
तो न्यूक्लिक एसिड्स में क्या है बच्चे, देखो न्यूक्लिक एसिड्स में बेसिकली देखें तो ये टॉपिक बहुत ही स्मॉल पर स्कोरिंग टॉपिक होता है। न्यूक्लिक एसिड है क्या, हम समझते हैं। द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे बने होते हैं प्रोटीन्स एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। हम यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, पहला टॉप बायोमोलिक्यूल हमने कार्बोहाइड्रेट्स स्टडी किया, ठीक है, इसे ध्यान से समझो कि किस तरह से आपको चीजों को रिलेट करना है। सेकेंड हमने बायोमोलिक्यूल्स, इसमें हमने देखा प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स हमने पढ़े इसमें। देन वी हैव गॉन थ्रू वाइटामिन्स, हमने वाइटामिन्स देखे। अब हमारा आया है न्यूक्लिक एसिड। तो ये यही बात कह रहे हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है ये बेसिकली हमारे जो एक पर्टिकुलर किसी सेल के जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं क्रोमोसोम, और जो क्रोमोसोम होते हैं वो प्रोटीन और एक अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स किससे बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड से। तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। तो दो तरह के आपको न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ने होते हैं। बायो के बच्चों को ये बातें आती है, पर जो हमारे मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ें अच्छे से केमिस्ट्री में लर्न करनी पड़ती है। एक होता है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है न्यूक्लिक एसिड का वो क्या होता है। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए, तो जो हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा यहाँ पे बेसिकली वो देते हैं शुगर, पेंटोज शुगर बनती है। पेंटोज शुगर का मतलब 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बेसिस। तो मतलब आप समझो कि जब हमारा ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे दे रहा है डीएनए या आरएनए, आप किसी की भी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा एक इसमें मिल रहा है शुगर, दूसरा हमारा बनता है यहाँ पे एक बेस जो कि हमारी क्या होती है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और तीसरा फॉस्फोरिक एसिड। तो इसका मतलब क्या इंडिकेशन हो गया, इसका मतलब जो न्यूक्लिक एसिड है वो इन तीन चीजों से मिलके बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड भी बेसिकली क्या है, ये पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब बायोमोलिक्यूल्स है, एक पॉलीमर है। तो अभी किस तरह का पॉलीमर है इसको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, पर हमें समझना है शुगर क्या है, बेस क्या है, और फॉस्फोरिक एसिड तो वी नो फॉस्फोरिक एसिड होता है, राइट। नाउ शुगर, अब देखो भाई ध्यान से, शुगर में क्या आपको समझना है कि जो डीएनए आरएनए, हम यहाँ पे हर जगह डीएनए और आरएनए दोनों के बारे में कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम लोग कंपैरेटिवली स्टडी करने वाले हैं। तो देखो एक है डीएनए, एक्सक्यूज मी जस्ट 1 मिनट, एक है आपका डीएनए, मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, थोड़ा शायद अलग लोकेशन है। वन डीएनए एंड दूसरा है हमारा आरएनए, ठीक है। तो अगर मैं डीएनए और आरएनए की बात करूं तो डीएनए और आरएनए में हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि डीएनए में जो हमारी शुगर होती है दैट इज D2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो डी तो ये कन्फिग्रेशन है बच्चे, ये ध्यान रखो, 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर, मतलब डीएनए में जो शुगर है वो राइबोज शुगर का 2 डीऑक्सी है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने राइबोज शुगर का पिक्चर बनाया है। तो राइबोज शुगर हमारी होती है आरएनए में, और जो 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये होती है डीएनए में, ठीक है। इसको अच्छे से सीखो। अब इस स्ट्रक्चर को भी मैं कहूंगी आपको क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि मतलब आप जैसे आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सीखा था उस तरह से स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है आपने। तो देखो भी बच्चों, ये पेंटोज शुगर है। तो पेंटोज शुगर मतलब आपको पता है कि सिंपली पेंटोज शुगर है तो 5 कार्बन हमारे यहाँ पे बनेंगे। इसको हम नंबर 1 लेते हैं। तो बीटा है तो जनरली OH ऊपर होगा, H इस पे होगा। अब इसके बाद तुम्हें कैसे याद रखना है कि राइबोज शुगर में HOH होता है, फिर HOH होता है, और फिर हमारा यहाँ पे होता है CH2OH, और ये H, ये हमारी राइबोज शुगर है। जब इसको डीऑक्सी राइबोज में कन्वर्ट करना है तो सेकेंड पोजीशन, दिस इज द सेकेंड कार्बन एटम, इस पोजीशन से ये O रिमूव हो जाएगा, और O रिमूव हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 डीऑक्सी। चेक दिस कार्बन, देखो ध्यान से देखो, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर्स को देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है। आप एक बार अच्छे से इसकी ऐसे प्रैक्टिस करो, आप लिख के देखो कि पेंटोज शुगर है तो पेंटोज शुगर ऐसे बनेगी। मैंने आपको जिस तरीका बताया कि बीटा को ऊपर रखना होता है, ऐसे OH हो गया, फिर क्या आया HOH। अब डीएनए वाली जो डीऑक्सी में यहाँ पे HH ही हो जाएगा, बाकी हमारा क्या हो गया HOH, फिर हमारा क्या हो गया, हमेशा CH2H बिगर ग्रुप है, इसे हम ऊपर की तरफ रखते हैं। तो इस तरह आपने अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सीखा है तो तुम इजीली इसको भी रिलेट करके समझ लोगे। तो ये तुम्हारी शुगर मॉइटी में डिफरेंसेस होते हैं। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। दोनों ही बीटा फॉर्म होती है, ये याद रखना है, दोनों का कन्फिग्रेशन डी होता है, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिस। तो बच्चे यहाँ पे देखो,
डीएनए में 4 बेसेस होती है, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ, एक है मेरे पास डीएनए और एक है मेरे पास आरएनए, राइट। तो डीएनए की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, अगर हम सिंपली देखें तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो ये दोनों जो हमारी होती है एडेनिन ग्वानिन, ये हमारी होती है प्यूरिन्स, प्यूरिन्स बेस। और ये दोनों होती है हमारी क्या होती है, पिरिमिडीन्स बेस होती है। इनको अच्छे से आपको समझ के करना है, कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए इसमें। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। आरएनए में क्या होता है बच्चे, ये सेम होती है, एडेनिन फिर ग्वानिन, लेकिन यहाँ पे यूरेसिल होती है और साइटोसिन होती है। तो आपने ये चीज ध्यान से देखनी है। मेडिकल के बच्चों को ये बात अच्छे से पता होती है, नॉन मेड के बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है। तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। इस तरह से आप चीजों को पहले याद करो, ठीक है। ये आपने जब याद कर लिया, लर्न कर लिया, अब समझो। मैं बताती हूँ डिफरेंस। जो प्यूरिन्स बेस हैं ये आपको दिख रही है बाईसाइक्लिक है, ये दोनों बाईसाइक्लिक है, ये एडेनिन और ग्वानिन, ये प्यूरिन्स है, और नीचे पिरिमिडीन्स बनी हुई है जो जो हमारी एक ही रिंग से बनी हुई है। अब बच्चे इसमें ध्यान देना है, आपको आजकल स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आता है। आपको मान लो इन्होंने 4 स्ट्रक्चर दे दिए, पूछा इसमें से कौन सी प्यूरिन्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाईसाइक्लिक है वो प्यूरिन्स है। यूरेसिल और थाइमीन में डिफरेंस होता है, डीएनए में हमारी थाइमीन होती है और आरएनए में हमारी यूरेसिल होती है। बाकी सारी हमारी कॉमन है दोनों में, राइट। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लेना है आपको। इसके स्ट्रक्चर में देखो 2 कार्बोनिल ग्रुप लगे हैं, इसमें भी 2 कार्बोनिल है, बस इसमें सेम स्ट्रक्चर है। डिफरेंस क्या है, इसमें 5th कार्बन पे या 5th पोजीशन पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे मिथाइल लगा होता है, ठीक है। तो ऐसे आप थोड़ा सा इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो दोनों कार्बोनिल ग्रुप इसमें होते हैं, और किसी भी स्ट्रक्चर में दोनों दो दो कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। तो यूरेसिल थाइमिन में 2 कार्बोनिल ग्रुप है, बस डिफरेंस क्या है, थाइमिन में एक मिथाइल ग्रुप है और यूरेसिल में आपका खाली दोनों कार्बोनिल ग्रुप है। अब हम कंपेयर करेंगे, अब हम आ जाते हैं साइटोसिन में। तो साइटोसिन के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें, तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर और हमारा ये बेसिकली ग्वानिन का स्ट्रक्चर, इसमें एक अमीनो ग्रुप है और इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है। ग्वानिन में भी क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप है और एक अमीनो ग्रुप है, बस ये अपोजिट लोकेशन पे दिखाई दे रहे हैं। देखो इसमें जहां पे हमारा ये था वहां पे हमारा अपोजिट ग्रुप हो गया। तो इस तरह कुछ रिलेट करके आप साइटोसिन ग्वानिन के स्ट्रक्चर को रिलेट कर सकते हैं। एडिनिन एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है ही नहीं, सीओ ग्रुप से रिलेट करके आप इस एटलीस्ट इस लेवल पे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ के रखो कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है ही नहीं एडेनिन में, राइट। तो ये एक सिंपल आइडिया है, इस तरह से आप स्ट्रक्चर को लर्न कर सकते हैं। बाकी आपको अगर और अच्छे से आता है तो वेल एंड गुड, नो वरीज अबाउट दीज स्ट्रक्चर्स, राइट। तो आपने देखा बेसिस हमें 4 तरह की करनी है, 4 मतलब होते हैं टोटल, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, और यूरेसिल होती है आरएनए में थाइमिन की जगह पे। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है बच्चे, देखो तो न्यूक्लियोसाइड हमारा किससे बनता है, जब शुगर बेस मॉइटी से जुड़ता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो देखो भाई, ये बेस, जो भी बेस अगर हम लेंगे तो वो जो बेस होता है जब वो शुगर मॉइटी से जुड़ेगा देन विल फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। ऑन द अदर हैंड जब तीनों शुगर, बेस और फॉस्फोरिक एसिड आपस में जुड़ा होता है तो वो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। दोनों में डिफरेंस बहुत ही सिंपल है, अच्छे समझ के करो, रटना नहीं है आपको। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड आपको क्लियर होना चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड में शुगर, बेस, फॉस्फोरिक एसिड तीनों होते हैं, और जो न्यूक्लियोसाइड उसमें खाली शुगर बेस होता है। तो ये नेचुरल सी बात है। अगर मैं बात करूं तुम्हारा व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें देखो सारा अटैचमेंट भी देखेंगे, ये 1 से जुड़ा हुआ है बेस, यहाँ पे 1 से जुड़ा हुआ है, और 5th से हमारा यहाँ पे फॉस्फोरिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमें ये समझने की जरूरत है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, जब ये आपस में जुड़ते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो हमारी फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनती है। जैसे आपने ऑलरेडी 2-3 लिंकेज की इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कब बनती है, किस में होती है, कार्बोहाइड्रेट्स में। पेप्टाइड लिंकेज किस में होती है, प्रोटीन में। इस तरह आपको एक और लिंकेज सीखनी है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, जो कि 5' 3' कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर के बीच में बनती है, और वो हमारा बेसिकली ये लिंकेज होती है आपकी न्यूक्लिक एसिड में। क्योंकि बच्चे एक चीज सोचो, अगर हम सिंपली देखें तो जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ना, दीज आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये होते क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब आपको पता होना चाहिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब क्या है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आपस में जुड़ी हैं। अब न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, शुगर से, शुगर, बेस और फॉस्फोरिक एसिड से। अब ये बात आपने सीख ली। अब इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अटैचमेंट कैसे हो रहा है, इनका अटैचमेंट कैसे हो रहा है। तो अभी आपने देखा शुगर और बेस 1st कार्बन पे जुड़ रहे हैं, और फॉस्फोरिक एसिड इसके 5th कार्बन पे जुड़ रही है। तो ये स्ट्रक्चर आपका बन गया न्यूक्लियोटाइड का, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ रहा है,
ये अटैचमेंट तो आपको दिख रहा है 1 कार्बन बेस से 5 कार्बन आपका फॉस्फोरिक एसिड से, तो जो 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं वो हमारे 3' और 5' कार्बन से आपस में जुड़े होते हैं विद फास्फोडाइस्टर लिंकेज। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए अबाउट न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे जेम्स वॉटसन और क्रिक ने एक मॉडल दिया था डीएनए के बारे में। डीएनए का एक डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जैसे कि ये बना हुआ है। जो दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं, 2 न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर वाउंड अबाउट ईच अदर, जिसमें दोनों ही एक दूसरे में ऐसे गिरी होती हैं और हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन पेयर ऑफ बेसिस। बच्चे यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो, एडिनिन हमेशा थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ती है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। तो कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब क्या है, अगर मान लो मुझे पता है कि मेरे इस वाले स्ट्रैंड में यहाँ पे जी है तो यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। अगर यहाँ एडिनिन है तो उसके सामने थाइमीन होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं इसके डीएनए के वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, राइट। तो ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एडिनिन फॉर्म मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, आपको अच्छे से इस बात को सीखना है। एडिनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन, whereas cytosine forms hydrogen bond with guanine। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। इस तरह अगर हम आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए आरएनए सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है। आरएनए मॉलिक्यूल 3 तरह के होते हैं और जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे नेम्ड एज मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ठीक है बच्चे, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको थॉरो क्लियर होनी चाहिए अबाउट डीएनए एंड विटामिन्स। ठीक है, तो विद दिस वी आर डन टुडे। तो आज हमारा यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है, तो इसे अच्छे से कर लेना और मेरे ख्याल से इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।